हम डिनर से पहले बातचीत का पहला राउंड करते हैं। आधे घंटे के ब्रेक के बाद जो मैं बार का इंस्पेक्शन करते हुए बिताता हूँ, मैं अपने कमरे की ओर जाता हूँ। जैसे ही मैं अपने फ्लोर पर पहुँचता हूँ, मैं देखता हूँ कि एक कोने में एक छोटा सा एल्कोव है जिसमें सजावटी पौधे और बैठने का इंतजाम है। मैं एल्कोव के एक कोने तक चलता हूँ ताकि हरे भरे पहाड़ों पर खूबसूरत सूर्यास्त देख सकूं। मैं वहां तब तक खड़ा रहता हूँ जब तक अंधेरा नहीं हो जाता और ठंडी रात की हवा नहीं चलने लगती। जैसे ही मैं अपने कमरे की ओर वापस जाता हूँ, मुझे एक धड़ाम की आवाज और एक औरत की चीख सुनाई देती है। एक कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है और मुझे एक आदमी की पीठ दिखती है जो एक औरत को किस कर रहा है। मुझे दूसरे लोगों की सेक्स लाइफ में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ जब मुझे पुनीत वर्मा की आवाज सुनाई देती है। ओह प्रीति, तुम बहुत मीठी हो डार्लिंग। उसके शब्दों के बीच किस करने की आवाजें आती हैं और खुद पर कंट्रोल न कर पाने के कारण मैं रुक जाता हूँ। मैं प्रीति कुमारी की आहें सुनता हूँ, इससे पहले कि वह सांस रोककर अपने लवर का नाम लेती है, जैसे कि वह सिर्फ किस करने से ही ऑर्गेज्म तक पहुंच रही हो। मैं अपनी भौहें चढ़ाता हूँ। सीरियसली, क्या पुनीत इतना अच्छा लवर है कि वह सिर्फ किस करके और चीजी लाइनें बोलकर एक औरत को ऑर्गेज्म तक पहुंचा सकता है, या उसकी लवर बढ़ा चढ़ाकर बोल रही है? फिर भी मुझे अब और किसी परवर्ट की तरह काम करने की कोई इच्छा नहीं है, इसलिए मैं लवर्स को अकेला छोड़ देता हूँ और अपने कमरे की ओर चला जाता हूँ। इससे पहले कि मैं एक और कदम उठाऊं, मुझे लड़की की आवाज सुनाई देती है। पुनीत, वह हिचकिचाते हुए कहती है। शायद अब हमें कपड़े पहन लेने चाहिए, वरना हम लेट हो जाएंगे। नहीं, हमारे पास अभी भी काफी समय है। ठीक है, लेकिन मुझे किस करने की आवाज सुनाई देती है और फिर लड़की फिर से बोलती है। पुनीत, मेरा मूड नहीं है, मुझे डर लग रहा है। तुम्हें किस बात का डर है बेबी? तुम्हारे डैड का। उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ। उनकी चिंता मत करो, उन्हें कोई पसंद नहीं है, वह मान जाएंगे। अगर वह नहीं माने तो? पुनीत वर्मा कराहता है। मैं मुस्कुराता हूँ। बेचारा, मेकआउट सेशन के दौरान ये बात करना मुश्किल है। उसकी गर्लफ्रेंड की टाइमिंग बहुत बढ़िया है। प्रीति, बेबी, किसी बात की चिंता मत करो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मुझे नहीं पता कि मैं पक्षपाती हूँ या नहीं, लेकिन वह खास तौर पर ईमानदार नहीं लग रहा था, या शायद अब उसका लिंग बोल रहा है। पुनीत, मुझे पक्का नहीं पता। एक और कराह। चलो भी बेबी, मजा किरकिरा मत करो, आओ मेरी गोद में बैठो, मुझे तुम्हें अच्छा महसूस कराने दो, ठीक है? कुछ और पल और प्रीति कुमारी फिर से कराहती है, फिर वह रुक जाती है। ठीक है पुनीत, बेबी, कुछ रहस्य बात के लिए बचा कर रखो, ठीक है? तुम क्या कहते हो? दिलचस्प। उसकी बड़ा चढ़ाकर की गई आहों के बावजूद लड़की मेकआउट सेशन में दिलचस्पी नहीं ले रही है। मुझे कोई जवाब नहीं सुनाई देता। फिर कुछ सेकंड बाद जिपर की साफ आवाज आती है। मैं ये जानने के लिए और इंतजार नहीं करता कि जिपर बंद हो रहा था या खुल रहा था। जैसे ही मैं अपने कमरे में घुसता हूँ, मुझे अपनी छाती में जलन महसूस होती है। मैं खुद से कहता हूँ कि इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि 2 दरवाजे छोड़कर छोटी सी वेट्रेस दूसरे आदमी के साथ हॉट और हैवी हो रही है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। गुस्से में मैं शॉवर में चला जाता हूँ और कुछ सेल्फ लव करके इसे भूलने की कोशिश करता हूँ। ठीक 9 बजे मुझे मेरे वकील के साथ डिनर के लिए ले जाया जाता है। हमारी टेबल कम भीड़ वाले रेस्टोरेंट के एक कोने में लगी हुई है। मकरंद वर्मा पहले से ही अपने बेटे के साथ बैठे हैं। मैं प्रीति कुमारी से फिर मिलता हूँ, अपनी पूरी शान में। सच में मैंने उसे इतना सुंदर पहले कभी नहीं देखा। एक एलिगेंट हरे गाउन में सीधे जूड़े में बालों के साथ वह बहुत आकर्षक लग रही है। जैसे ही वह हमारी टेबल पर बैठती है, उसकी सांवली त्वचा नरम रोशनी में चमकती है। काजल से उसकी बड़ी आंखें और भी बड़ी लग रही हैं। उदासी अभी भी है, लेकिन बहुत कम। वह इसे छिपाना सीख रही है। अच्छा है, अगर वह इस दुनिया में रहना चाहती है तो उसे अपने दिल की बात जाहिर करना बंद करना होगा। वह मुंह, वे हल्के गुलाबी रंग के होंठ जो सबसे अनुशासित आदमी का भी इम्तिहान ले सकते हैं। मैं उन होंठों को देखता हूँ जैसे ही वह धीरे धीरे हमारी तरफ आती है और मेरे और पुनीत वर्मा के बीच बैठ जाती है। जैसे ही वह अपने लवर की तरफ देखती है, उसकी नजरें नरम हो जाती हैं, जो उसके चारों ओर एक हाथ डाल देता है। मुझे फिर से अंदर से चुभन महसूस होती है। जाहिर है मकरंद वर्मा को भी ऐसा ही महसूस होता है, क्योंकि वह अपनी नाराजगी छिपाने से पहले 1 सेकंड के लिए अपनी नजरें सिकोड़ लेते हैं। लड़की शांति से उस आदमी को नजरअंदाज करती है और अपने साथी को देखकर मुस्कुराती है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी चमक है और मुझे गुस्सा आता है। इसमें कोई शक नहीं कि पहले उसने जो सेक्स सेशन एंजॉय किया था, उसी की वजह से ऐसा है। जब सब बैठ जाते हैं तो पुनीत बोलता है,
मिस्टर मिज़राही, मैं आपको अपनी खूबसूरत लेडी मिस प्रीति से मिलवाता हूँ। खूबसूरत लेडी मेरी तरफ मुड़ती है और अपनी विनम्र मुस्कान में से एक मुस्कुराती है। उसकी काली आंखों में पहचान का कोई निशान नहीं है। आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर मिज़राही। धत तेरे की, ये लड़की अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन वह हमारी जान पहचान से इनकार क्यों करना चाहती है? क्या पुनीत को जलन होती है? वह उसके पंख नहीं फड़फड़ाना चाहती, क्या यही बात है? मैंने फिलहाल उसका गेम खेलने का फैसला किया और उसकी मुस्कान का जवाब अपनी मुस्कान से दिया। लेकिन कौन कहता है कि मैं उसके साथ खेल नहीं सकता? मैंने उसका दाहिना हाथ उठाया और उसे अपने मुंह के पास ले गया। मेरा अंगूठा उसकी कलाई के मुलायम निचले हिस्से को छू रहा था। खुशी तो मुझे हुई, तुम सच में एक खूबसूरत औरत हो, मैंने कहा, उसकी अचानक सांस रुकने पर मुस्कुराते हुए। मुझे एरॉन कहना। मेरी आवाज अनजाने में थोड़ी भारी हो गई। एरॉन, उसने ड्यूटीफुली दोहराया उसी आम लहजे में। हाँ, ये आओहर रॉन है, मैंने मदद करते हुए कहा। इस बार इसे बोलने की कोशिश करो। और बस वही रिएक्शन जिसके लिए मैं कोशिश कर रहा था। प्रीति चौंक गई। उस रात जब मैंने उसे अपना नाम बताया था, उस बात का मेरे कैजुअल जिक्र से वह परेशान हो गई। उसकी आंखें मेरी आंखों से मिलीं और वह थोड़ी लाल हो गई। कोई हैरानी की बात नहीं कि उसे याद आ रहा है कि कैसे उसने अपनी बड़ी काली आंखों से मुझे घूर कर देखा था। मैंने मुस्कुराया और बेफिक्री से अपना ड्रिंक उठाया। एक घूंट से मुझे सुकून मिला। वह मुझसे उतनी इम्यून नहीं है जितना वह दिखाना चाहती है। ये मेरे चेहरे पर दिख गया होगा क्योंकि उसके हाव भाव सख्त हो गए और वह साफ तौर पर नाराज हो गई। प्रीति ने पुनीत की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ घूर कर देखा। इस बार जो लुक उसने मुझे दिया वह पूरी तरह से नफरत भरा था। मेरा जवाब एक मुस्कान और अपने ड्रिंक का एक घूंट था, एकदम रिलैक्स्ड। मुझे उसे इस तरह मुश्किल में डालने का बुरा नहीं लगा। ये उसके लिए था जो वह दिखावा कर रही थी कि वह मुझे नहीं जानती। मुझे दुनिया में अपनी जगह का बहुत यकीन है और मैं उससे इतना नाराज हूँ कि उसे मुझे इग्नोर नहीं करने दूंगा। मुझे पता है कि यह उसकी गलती नहीं है, सिर्फ अपने लवर के साथ एंजॉय करने के लिए जो मैं महसूस कर रहा हूँ वह इरेशनल है, लेकिन फिर भी मैं उससे नाराज होना बंद नहीं कर सकता। धत तेरे की, क्या मैं जल रहा हूँ? प्रीति अगर नजरें मार सकती तो मुझे यकीन है कि वह घमंडी आदमी जो अपने रफ एंड हैंडसम चेहरे पर उस मजाकिया मुस्कान के साथ बैठा है वह मेरे पैरों पर मर जाता। उसे मुझसे क्या प्रॉब्लम है? पूरे दिन मैंने महसूस किया कि उसकी आंखें मुझ पर हैं, मुझे आंक रही हैं, हर समय अपने उस रहस्यमयी चेहरे पर उस कमीनी मुस्कान के साथ। रहस्यमयी, ज्यादातर परेशान करने वाला। मुझे एरॉन मिज़राही पर इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं यह भूल ही गई कि वह आदमी अपने साथ हथियार लेकर घूमता है। इसके बजाय मैं इस बात पर ध्यान दे रही हूँ कि वह मेरी सारी मेहनत कैसे खराब कर सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वह मुझे जज कर रहा है। खैर, मैं इसके लिए उसे सच में दोष नहीं दे सकती। जिसकी भी आंखें हैं वह देख सकता है कि मैं यहाँ गोल्ड डिगर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग इसे जोर से कहें या इशारा करें या मैं इसे बर्दाश्त करूंगी। खासकर उन कमीनों से जो आधी रात को महिलाओं को अपने होटल के कमरों में बहकाने की कोशिश करने में कुछ नहीं सोचते। तो मैंने अपने कंधे सीधे किए और उसकी आंखों में सीधे देखते हुए मैंने जवाब दिया, मैंने अभी किया। उसने अपनी भौहें ऊपर की। नहीं, तुमने नहीं किया, तुमने बस मुझसे पूछा कि क्या मेरा नाम फ्रेंच है। मैंने कब? प्रीति, पुनीत मेरी तरफ मुड़ा। ये कब हुआ? ओह नो, उसने सुन लिया। मुझे पूरी उम्मीद थी कि उसने ध्यान नहीं दिया होगा। इससे पहले कि मैं कोई ऐसा जवाब ढूंढ पाती जो झूठ न लगे, एरॉन मिज़राही ने जानबूझकर, मुझे यकीन है, सारी बात बता दी। जब हम पहली बार मिले थे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तब भी मेरा नाम बोलने में दिक्कत हो रही थी। तुम दोनों पहले मिल चुके हो। पुनीत के चेहरे पर एक पोलाइट मुस्कान थी, लेकिन मैं देख सकती थी कि यह उसे परेशान कर रहा था और इसीलिए मैं एरॉन मिज़राही को न जानने का नाटक कर रही थी। पुनीत को ऐसा व्यवहार करना पसंद है जैसे उसने मुझे डिस्कवर किया हो। उसे यह पसंद नहीं है जब मैं दूसरे आदमियों को जानती हूँ या उनके साथ दोस्ती के कोई संकेत दिखाती हूँ। पॉजिटिव। हालांकि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे सभी आदमियों से दूर रहना पड़े ताकि पुनीत मुझे लंबे समय तक अपने साथ रखे तो ये इसके लायक है। और एक बार जब मैं उसे यकीन दिला दूंगी कि मैं उसके लिए शादी करने के लिए काफी अच्छी हूँ, जो मैं मानती हूँ एक बहुत लंबी लंबी अवधि की योजना है, तो ये सब इसके लायक होगा। पुनीत बेचैन हो रहा है। हमने आज पहले उसके पिता
और उनके साथ आए लोगों के जाने के बाद बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली बात की थी। समस्या ये है कि गर्लफ्रेंड के टाइटल के साथ कुछ सर्विसेज की जिम्मेदारी भी आती है। मुझे पुनीत के साथ इंटीमेट होने में कोई दिक्कत नहीं है। वो हैंडसम है, अमीर है और ऐसा लगता है कि वह एक अच्छा लवर होगा। मैं बस पेमेंट मिलने से पहले अच्छी चीज़ देना नहीं चाहती। आप समझ रहे हैं ना मेरा मतलब? हाँ, ये सब मेरे लिए बहुत मतलबी है, मुझे पता है। लेकिन सच कहूँ तो मैं थोड़ी नर्वस भी हूँ। मैंने ये पहले कभी नहीं किया। मैं अपनी वर्जिनिटी खोने के लिए पुनीत वर्मा से भी बुरे लोगों के साथ जा सकती थी, जैसे मेरे पड़ोस के लड़कों में से कोई एक, जो लगभग सभी आवारा हैं। सवाल ये है कि क्या पुनीत का ध्यान मुझ पर बना रहेगा जब उसे पता चलेगा कि वह एक ऐसी लड़की के साथ सो रहा है जिससे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है और जो अब तक सिर्फ दिखावा कर रही थी। फिर भी मुझे पता था कि इस ट्रिप पर आने से पहले मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसलिए जब पुनीत डिनर से पहले मेरे कमरे में आया तो मुझे पता था कि मुझसे क्या उम्मीद की जा रही है। मैंने सिर्फ एरॉन मिज़राही की मुझ में दिलचस्पी के बारे में नहीं सोचा था, या फिर कि मैं उस बंदूक रखने वाले लफंगे को कभी देखूंगी जो सिर्फ मेरे आसपास होने से ही मुझे अट्रैक्ट करता है। ये भी कोई मदद नहीं करता कि जब भी मैं उसके पास होती हूँ मेरे साथ कुछ अजीब होता है। ये पुनीत के साथ महसूस होने वाली फीलिंग से बिल्कुल अलग है। जब पुनीत मुझे छूता है तो मुझे एक गर्म एहसास होता है, जो एरॉन के छूने पर होने वाली झुनझुनी वाली फीलिंग से बिल्कुल अलग है। विडंबना ये है कि जब भी मैं एरॉन के आसपास होती हूँ तो मुझे कुछ भी दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती। उस महंगी जैकेट के अंदर बंदूक छिपी होने की आशंका से होने वाली बेचैनी और डर के बावजूद उसके पास होने पर मेरा दिमाग मेरे, उसके और एक बिस्तर के साथ गंभीर एक्स रेटेड सीन सोचने लगता है। कभी कभी तो बिस्तर भी नहीं, बस लेटी हुई पोजीशन में। मैं उस रात के बारे में पहले ही कई बार सपने देख चुकी हूँ। अगर मैंने उसका ऑफर मान लिया होता तो क्या होता? वह मुझे अपने कमरे में जाने वाली लिफ्ट में ले जाता, एक हाथ मेरे बालों में, दूसरा मेरे ब्रेस्ट पर। उसके मुलायम होंठ मेरे होंठों को चूमते, फिर वह मेरी पैंट फाड़ देता और मैं उसकी। वह मुझे कसकर पकड़ लेता और ऊपर उठा लेता ताकि वह मेरे अंदर जा सके। ये पागलपन है कि किसी का दिमाग क्या क्या सोच सकता है। ऐसे इंसान के बारे में इतनी स्ट्रांग फैंटेसी करना जिसने मुझे अभी तक किस भी नहीं किया है। मैं अपना सिर हिलाकर अपने दिमाग में छाए धुंध को साफ करती हूँ और अपनी आवाज में कांपन दिखाए बिना पुनीत को जवाब देने की कोशिश करती हूँ। धत तेरे की, मेरी हालत बहुत खराब है। खुद को संभालो प्रीति। मैं एरॉन को अपने भविष्य के साथ खेलने नहीं दे सकती। उसके इस छोटे से खेल या जो कुछ भी वो मेरे साथ कर रहा है उसमें शामिल होने के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा है। वह कुछ महीने पहले रिवर साइड में गेस्ट था। मैंने उसे मिडनाइट बफे सर्व किया था। मैं बड़बड़ाती हूँ, किसी तरह उस अपराध बोध के बीच से छोटा सा जवाब देती हूँ जो मुझे महसूस हो रहा था। यहाँ मैं एक बिल्कुल अजनबी के बारे में फैंटेसी कर रही हूँ जो देखने में एक खतरनाक परवर्ट लगता है और मेरे और उस आदमी के बीच प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है जिसमें मुझे सीरियसली इंटरेस्ट है। शर्म की बात यह है कि एरॉन के बारे में मेरी फैंटेसी ज्यादा पावरफुल है। झुनझुनी वाली फीलिंग, मजेदार गीलापन, उस फीलिंग से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो मुझे तब महसूस हुई थी जब पुनीत असल में मेरे साथ किस कर रहा था। शायद इसीलिए आज शाम को हमारे मेकआउट सेशन पर मेरा रिएक्शन नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ओह, मैं समझा। पुनीत के चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन मुझे पता है कि वह खुश नहीं है कि मैंने उसे इसके बारे में नहीं बताया। मेरा दिल बैठ जाता है। मुझे ये बातचीत बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। हालांकि टेक्निकली मुझे शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। हमने, एरॉन मिज़राही और मैंने, कुछ नहीं किया है। उन दिनों पहले की आखिरी रिक्वेस्ट और गंदी बातें जिन्हें मैंने भूलने का फैसला किया है, उन्हें छोड़कर हमारी बातचीत बिल्कुल नॉर्मल थी। तो फिर मुझे इतना दोषी क्यों महसूस हो रहा है? डिनर बाकी लोगों के साथ दुनिया की पॉलिटिक्स या इकोनॉमिक्स के बारे में बातचीत करते हुए आगे बढ़ता है, जिसके बारे में मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है और न ही कोई इंटरेस्ट है। इसके बजाय मेरा दिमाग आज रात के बारे में ज्यादा सोच रहा है। मुझे पहले ही यह एहसास हो गया था कि मुझसे उम्मीद की जा रही है कि मैं यह रात पुनीत के साथ बिताऊंगी। फिर से घबराहट मुझे और ज्यादा नर्वस कर रही है। एक हाथ मेरे घुटने को छूता है। मैं झटके से रिएक्ट करती हूँ। एरॉन मिज़राही की हथेली अब मेरी जांघ पर है। इस आदमी की हिम्मत तो देखो। मैं उसे गुस्से से घूरती हूँ, लेकिन वह अपना हाथ नहीं हटाता। क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? मैं उस पर फुसफुसाती हूँ। बिल्कुल नहीं, वह उस मजाकिया मुस्कान के साथ जवाब देता है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपना कांटा उसकी हथेलियों में घुसा दूँ। अपने हाथ मुझसे हटाओ। वह नहीं हटाता, इसके बजाय वह मेरे कान में फुसफुसाने के लिए झुकता है। इतना नर्वस होना बंद करो।
मेरी भौहें तन जाती हैं। उसे दिख रहा है कि मैं नर्वस हूँ। मैं नर्वस क्यों होंगी? मेरी आवाज में झूठी बहादुरी भरी है। तुम जानती हो कि तुम हो। मैं उसे घूरती हूँ। उसका क्या गेम है? ऐसा लगता है कि वह मुझे अनकंफर्टेबल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। आप गलत हैं मिस्टर मिज़राही। मुझे एरॉन कहो। मैं उसे इग्नोर करती हूँ और पुनीत से कहती हूँ कि मुझे वॉशरूम जाना है। मैं टेबल छोड़कर वॉशरूम की तरफ चली जाती हूँ। अब मुझे बस तब तक वहीं रहना है जब तक ये घटिया डिनर खत्म नहीं हो जाता, और फिर जब मैं अपने कमरे में पहुंच जाऊंगी तो मैं सिरदर्द का बहाना बना सकती हूँ, और उम्मीद है कि पुनीत और एरॉन कमीने मिज़राही दोनों मुझे रात भर अकेला छोड़ देंगे। 15 मिनट बाद जब मैं टेबल पर वापस नहीं आती तो पुनीत मुझे मेरे मोबाइल पर कॉल करता है। प्रीति, क्या हो रहा है? तुम कहाँ हो? सॉरी डार्लिंग, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे थोड़ा और टाइम लगेगा। उसकी आवाज में चिंता है। लेकिन सबका काम हो गया है, हम जा रहे हैं। भगवान का शुक्र है। ठीक है बेबी, तो मैं अपना काम खत्म करके सीधे अपने कमरे में चली जाऊंगी, ठीक है? मैं तुमसे कल मिलूंगी। मैं उसे मनाती हूँ। प्लीज हाँ कह दो, प्लीज हाँ कह दो। मैं तुम्हारे लिए अपने कमरे में इंतजार करूंगा। जब तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे कॉल करना। वह कॉल काट देता है। शिट शिट शिट। लगता है आज रात कोई राहत नहीं मिलेगी। मैं वॉशरूम से बाहर निकलने से पहले 5 मिनट और रुकती हूँ। लिफ्ट लेने के बजाय मैं सीधे पीछे के दरवाजे की तरफ जाती हूँ जो टेरेस गार्डन में खुलता है। मैं कोनों में रखी बेंचों को नजरअंदाज करके दूसरी तरफ रेलिंग के पास चला जाता हूँ। इतनी ऊंचाई से नजारा शानदार है। मैं पूरी घाटी और दुनिया की मशहूर पहाड़ियां देख सकता हूँ। अभी मुश्किल से 10:30 बजे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आधी रात हो गई हो। पहाड़ों में रहने वाले लोग जल्दी सो जाते हैं। सिर्फ घुमावदार सड़कों पर स्ट्रीट लाइटें जल रही हैं, बाकी पूरी घाटी सो रही है। ये अजीब तरह से खूबसूरत है। मैंने ऐसा पहले कभी अनुभव नहीं किया। ये पोस्टकार्ड जैसा नज़ारा मेरे सामने है। ये शांति, ये खुशबूदार ठंडी रात की हवा। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक वहाँ खड़ा रहा। मेरे दिमाग में कोई साफ विचार नहीं आ रहे थे। पहाड़ की ठंडी ताज़ी हवा मुझे शांत कर रही है। धीरे धीरे 2 आदमियों की आवाज़ें मेरे कानों में पड़ती हैं। अगर सब ठीक रहा तो आर्मी के साथ अगला कॉन्ट्रैक्ट हमारा होगा। ये मकरंद वर्मा की आवाज़ है जो एक ताड़ के पत्ते के पीछे से आ रही है। मुझे एहसास होता है कि कोने में बैठने की जगह जो मेरे आने पर खाली थी अब भरी हुई है। कोई शक नहीं, बेशक वह एरॉन मिज़राही से बिजनेस की बातें कर रहा है। और कौन होगा? शुक्र है एक खंभा मुझे उन आदमियों और इस टेरेस गार्डन की ओर जाने वाले कांच के दरवाजों से छिपा रहा है। वही खंभा मुझे उनसे भी छिपा रहा है। आजकल साउथ ब्लॉक में हवा किस तरफ बह रही है? अगले 4 से 6 महीनों में कुछ बड़ा होने वाला है। मुझे लगता है कि वे आपके प्रोडक्ट्स को टेस्ट करना चाहेंगे। मकरंद वर्मा हल्की सी हंसी हंसते हैं। इकोनॉमी खराब है, हर देश में वही पुरानी कहानी। कुछ पल की चुप्पी के बाद मकरंद वर्मा फिर बोलते हैं। मुझे आपके स्वर्गीय पिता के लिए बहुत इज्जत है। वह अपने फील्ड में पायनियर थे। हाँ, वह थे। मैं उनसे एक बार मिला था। ये पोखरण के ठीक बाद की बात है। दुनिया अचानक रुक गई और उसने भारत पर ध्यान दिया। पोखरण? ये नाम मैंने कहाँ सुना है? ओह हाँ, भारत का पहला न्यूक्लियर बम वहीं फोड़ा गया था। रुको, ये लोग इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं? मेरे कान खड़े हो जाते हैं। अब तक मैं सोच रहा था कि वे फिर से दुनिया की पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यह गंभीर लग रहा है। एरॉन हल्की सी हंसी हंसता है। मुझे लगता है कि आप बात के हालात को देखते हुए उनके साथ बिजनेस नहीं कर पाए होंगे। दुख की बात है, नहीं, ये हमारे लिए खराब था, लेकिन देसी प्रोडक्ट्स के लिए अच्छा था। और रूसियों के लिए इजराइल से आने वाली पहली जनरेशन की शॉर्ट रेंज मिसाइलें असल में तुम्हारे पिता का आइडिया था, लेकिन जाहिर है उस समय हमें रूस पर निर्भर रहना पड़ता था। रूस से मुकाबला करना मुश्किल है। वे सबसे पुराने प्लेयर्स में से एक हैं, खासकर तुम्हारे देश के इतिहास को देखते हुए। लेकिन तुम अपना काम अच्छे से करते हो। आप भी मिस्टर वर्मा। हर लॉबिस्ट ने मेरे बिजनेस के लिए सर्वसम्मति से आपका नाम लिया। मैं सबसे अच्छा हूँ। दोनों आदमी हंसते हैं। मैं अपनी आंखें घुमाती हूँ, बहुत ज्यादा विनम्र। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं मिस्टर वर्मा। आर्रोन की आवाज गंभीर हो जाती है। मुझे लगता है कि डेमोन्स्ट्रेशन संतोषजनक थे। मिसाइलों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हाँ, आप ये पहले से ही जानते हैं, और गैलिल AK-47 का एक अच्छा विकल्प है। मुझे बस ये पक्का नहीं है कि हमारी सरकार इसके लिए तैयार होगी या नहीं। गैलिल AR आजकल आतंकवादियों का पसंदीदा हथियार है और वे हमेशा हमसे एक कदम आगे रहते हैं।
है ना? AK-47 आतंकवादी? ये क्या बकवास है? ये आदमी मेरी सोच से ज्यादा खतरनाक है। ये लोग कौन हैं? क्या मकरंद वर्मा और आरोन मिजराही आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं? क्या पुनीत को पता है कि उसके पिता क्या हैं? क्या वह भी उनमें से एक है? क्या पुनीत भी बंदूक लेकर घूमता है जो मैंने किसी तरह मिस कर दिया? मुझे ठंड लग रही है, पहाड़ों की ठंडी हवा और चल रही बातचीत दोनों की वजह से। मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं छिपकर उनकी भयानक बिजनेस के बारे में चल रही बातचीत सुनती रही तो वे मुझे पसंद नहीं करेंगे। मुझे बिना किसी को पता चले निकलना होगा। लेकिन कैसे? मैं बिना उनके देखे दरवाजे तक नहीं पहुंच सकती। धत्तेरे की! मुझे तब तक यही इंतजार करना होगा जब तक वे बात करना बंद न कर दें और मैं किसी तरह चुपके से निकल जाऊं। मैं इंतजार करती हूँ जबकि वे अगले 20 मिनट तक बात करते रहते हैं। बातचीत अलग अलग हैंडहेल्ड गन की तरफ मुड़ जाती है। बातचीत के आसान और कैजुअल तरीके से मेरे मन में कोई शक नहीं रहता कि ये लोग अनुभव से बात कर रहे हैं। इन लोगों ने खुद हथियार चलाए हैं। अब मुझे कोई शक नहीं है कि ये खतरनाक लोग हैं और हो सकता है कि पुनीत भी हो। हवा और ठंडी हो जाती है और मेरे दांत किटकिटाने लगते हैं। ये लोग अभी तक जा क्यों नहीं रहे हैं? आखिरकार मुझे कुर्सियों के खिसकने की आवाज आती है और वे एक दूसरे को गुड नाइट कहते हैं। कांच का दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज मुझे साफ सुनाई देती है। मैं कुछ मिनटों तक सांस रोककर इंतजार करती हूँ। कोई भी आवाज सुनने के लिए कान लगाए रहती हूँ। जब मुझे पूरी तरह यकीन हो जाता है कि वे जा चुके हैं, चुप्पी से अंदाजा लगाकर मैं खंभे के पीछे से बाहर निकलती हूँ और कांच के दरवाजे की तरफ बढ़ती हूँ। तुम यहाँ हो। इतनी देर तक यहाँ खड़े खड़े तुम्हें ठंड लग रही होगी। ये लो। जैसे ही एक भारी कोट मेरे कंधों पर आता है, मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है। तुम? हाँ, मैं। हल्की रोशनी में मैं उसकी मुस्कान देख नहीं पा रही थी, बस महसूस कर पा रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जिंदगी में पहली बार मुझे इतना ज्यादा डर लग रहा था। मैंने आतंकवादियों से जुड़े लोगों को, या उससे भी बुरा, खुद आतंकवादियों को बात करते हुए सुना है और पकड़ी गई हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या करूं, कैसे बिहेव करूं, क्या कहूं। 22 साल में मैं कभी ऐसी सिचुएशन में नहीं आई। वह क्या करने वाला है? क्या मुझे अनजान बनने का नाटक करना चाहिए, कहना चाहिए कि मैं सो गई थी, या मुझे माफी मांगनी चाहिए और अपनी जान की भीख मांगनी चाहिए? क्या मुझे पुनीत का नाम लेना चाहिए और उसे यकीन दिलाना चाहिए कि मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है? क्या मुझे बस भाग जाना चाहिए? लेकिन मेरे सुन्न पड़े हाथ पैर कोई एक्शन लेने से मना कर रहे हैं, जबकि मेरा दिमाग तेजी से काम कर रहा है। मैं बस वहीं चुपचाप खड़ी रह सकती हूँ, इंतजार कर रही हूँ कि क्या होगा। क्या तुम्हारी जबान बंद हो गई है प्रीति कुमारी? हैं? क्या? वह हल्का सा हंसता है। हमें इस तरह अंधेरे में मिलना बंद करना होगा। वह किस बारे में बात कर रहा है? वह अंधेरे के बारे में क्यों बात कर रहा है? हे भगवान, क्या वह मुझे इस सुनसान छत पर मार देगा और मेरी लाश छत से नीचे फेंक देगा? क्या इसीलिए वह अंधेरे के बारे में बात कर रहा है? अचानक मेरे शरीर पर भारी कोट होने के बावजूद मैं कांपना कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। मेरे दांत पहले से ज्यादा तेजी से बजने लगते हैं। रात की शांति में आवाज बहुत तेज लग रही है। मेरी उंगलियां कांप रही हैं और मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। तुम्हें क्या हुआ है? मैं उसे हल्के से कहते हुए सुनती हूँ। अगले ही पल वह बैठ जाता है और मुझे अपनी गोद में खींच लेता है। अपनी बाहें मेरे चारों ओर कसकर लपेटकर वह अपना चेहरा मेरे गाल पर रखता है। तुम्हें ठंड लग रही है प्रीति, मुझे पकड़ लो, तुम 1 मिनट में ठीक हो जाओगी। जब मैं वहां अपने शरीर में जोरदार कंपी के साथ बैठी होती हूँ तो वह मेरे हाथ पकड़कर अपनी कमर के चारों ओर लपेट लेता है। इस एक्शन से मेरा शरीर उससे सट जाता है और मुझे उसकी धड़कन महसूस होती है। इसके बाद वह एक हाथ से मेरे गाउन की जिप नीचे करता है और स्किन को गर्म करने के लिए जोर जोर से मेरी स्किन को सहलाने लगता है। मुझे नहीं पता कि वह कितनी देर तक ऐसा करता रहा, जबकि मैं धीरे धीरे कांपना बंद कर देती हूँ। मेरी सांस धीमी हो जाती है और मेरा दिमाग धीरे धीरे शांत हो जाता है। जरूर, अगर एरॉन मुझे मारने वाला होता तो वह मुझे कंफर्ट देने की कोशिश नहीं करता। मैं उसकी गोद में बैठी हूँ, बस उसके शरीर की गर्मी महसूस कर रही हूँ। और यार, वह कितना गर्म है। उसके शरीर से इतनी गर्मी निकल रही है। उसकी बड़ी हथेली अब गर्मी पैदा करने के लिए रगड़ नहीं रही थी, बल्कि वे धीरे धीरे मेरी स्किन को सहला रही थी। ये हरकत सुकून देने वाली थी। इससे मुझे शांत होने में मदद मिली। आखिरकार उसकी गर्मी मुझ में समा गई। मुझे महसूस हुआ कि गर्मी कुछ और चीज में बदल रही है, एक अलग तरह की गर्मी। मेरी सांसें भारी और धीमी हो गईं और मेरी नाक उसकी मर्दाना खुशबू से भर गई। उसकी बाहों में मेरे ब्रेस्ट भारी लग रहे थे।
और मुझे अपने नीचे के हिस्से में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। मुझे उसकी मजबूत बाहों की ताकत का पूरा एहसास था, जो मेरे शरीर के चारों ओर थीं, जो उसके मुकाबले बहुत छोटा था। मुझे उन उंगलियों का पूरा एहसास था जो मेरी पीठ पर सहला रही थीं, और उसकी सांसें मेरे चेहरे के बारीक बालों को गुदगुदी कर रही थीं। मैं अविश्वसनीय रूप से उत्तेजित हो गई थी। मुझे यह उसी समय एहसास हुआ जब उसे हुआ। हथेली ने सहलाना बंद कर दिया और उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर मेरी तरफ देखा। मैंने भी उसे देखा। मुझे नहीं पता कि उसने मेरी आंखों में क्या देखा। अगर वह हमारे चारों ओर अंधेरे में देख भी पा रहा था, तो उसने धीरे धीरे अपना सिर नीचे किया और अगले ही पल उसके होंठ मेरे होंठों से छू गए। मेरी सांसें तेज हो गईं जब मैंने महसूस किया कि उसकी जीभ मेरे बंद होंठों पर पड़ रही है। ऐसा नहीं था कि मैं कोई जवाब नहीं दे रही थी, लेकिन मेरा शरीर अभी भी उस झटके से उबर रहा था और वह मेरे दिमाग की बात मानने से इनकार कर रहा था, जो अभी उसे वापस किस करने के लिए चिल्ला रहा था। लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह मुझे मनाता रहा, धीरे धीरे अंदर आने का इशारा करता रहा, जब तक कि मेरे होंठ उसे अंदर आने के लिए खुल नहीं गए, जैसे सीप के ढक्कन अंदर के मोती तक पहुंचने के लिए खुलते हैं। उसकी जीभ मेरी जीभ से छू गई और गर्मी फट पड़ी। मैं जल गई, उसकी इच्छा की ताकत से जल गई। उसके बड़े हाथों ने मेरे चेहरे और एंगल को इस तरह से पकड़ा कि उसे मेरे मुंह तक बेहतर पहुंच मिल सके, और उसने मुझे किस किया। मुझे खा गया। उसने मुझे ऐसे किस किया जैसे मुझे पहले कभी किसी ने नहीं किया था। यह उसके लिए एक दावत थी, जैसे वह मेरे लिए भूखा था। मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि मैं सांस लेना ही भूल गई। एक तेज खुशी मेरे होठों से लेकर पैरों की उंगलियों तक दौड़ गई। एक सच्चा टोकरलिंग किस। अपनी नशे की हालत में भी मुझे एहसास हुआ कि मैंने कभी ऐसे सुख का अनुभव करने के बारे में नहीं सोचा था। मेरी बाहें अपने आप ऊपर उठीं और उसके कंधों के चारों ओर लिपट गईं। उस पल मुझे जिंदा रहने के लिए बस उसके गर्म होठों की जरूरत थी। जब वह तुम्हें पकड़ता है तो क्या तुम्हारा शरीर भी ऐसे ही नरम हो जाता है? वह मेरे कान में घुर्राता है और कुछ पलों के लिए मुझे कुछ समझ नहीं आता। मुझे बताओ। उसकी आवाज सख्त और जोरदार है। मैं धीरे से रोती हूँ। मेरा दिमाग इतना तेज नहीं है कि मैं कोई सही वाक्य बना सकूं। क्या तुमने उसे वेलकम करने के लिए भी अपने होंठ ऐसे ही खोले थे? इस बार मैं थोड़ी हिम्मत करके कहती हूँ, हाँ। झूठी। वह धीरे से हंसता है और मुझे अपनी बाहों में और कसकर पकड़ लेता है। मेरा मुंह छोड़कर वह मेरे पूरे चेहरे, माथे, पलकों, नाक और गर्दन पर किस करता है। जब वह मुझे किस कर रहा था तो उसकी उंगलियां मेरी ब्रा के हुक खोलने में बिजी थीं। एक आवारा औरत की तरह मैं अपनी जबरदस्त चाहत में खोकर उसके मस्कुलर सीने से चिपक गई। उसकी उंगलियों ने मेरे ब्रेस्ट्स को ढूंढा और दबाया। आह! मैंने पहले कभी सिर्फ एक टच से इतना मजा महसूस नहीं किया था। मेरे रिएक्शन से वह और एक्साइटेड हो गया और उसने मेरा गाउन खींचने की कोशिश की, लेकिन कोट में फंस गया। गुस्से में गुर्राते हुए उसने भारी कोट मेरे कंधों से हटाया और फिर एक ही झटके में मेरा गाउन मेरे सिर के ऊपर से खींच लिया। अब मैं पूरी तरह से नंगी थी, सिवाय उस पतली पैंटी के जो मेरी शर्म को ढक रही थी। जैसे ही ठंडी हवा ने अचानक मेरी सेंसिटिव स्किन को छुआ, मैं कांप उठी। लेकिन जैसे ही उसके होंठ मेरे एक निप्पल पर लगे, मैं ठंड के बारे में सब कुछ भूल गई। वह एक सेकंड के लिए रुका और फिर उभरी हुई कली को खींचा, साथ ही हल्के से अपने दांतों से उसे रगड़ा। इसका असर मेरे लेस से ढके प्राइवेट पार्ट में महसूस हुआ। मेरे मुंह से एक अनचाही आह निकली और मैंने उसे वहीं रोकने के इरादे से उसका सिर पकड़ लिया। मैंने अपनी स्किन पर उसकी मुस्कान महसूस की और जब उसने अपना ध्यान दूसरे निप्पल पर किया तो मैं सिसक उठी और उसे भी वहीं एहसास कराया। जैसे ही मैं उसके शरीर से सट गई, मुझे एहसास हुआ कि उसकी एक उंगली नीचे चली गई है और अब मेरी गीली पैंटी के अंदर जा रही है। उसी समय मुझे एहसास हुआ कि उसका इरेक्शन मेरी टांगों से दब रहा है। मेरे अंदर का एक जंगली हिस्सा बहुत खुश था कि मैं उसे अराउज कर रही थी। मैंने अपने नंगे धड़ को उसके मस्कुलर सीने से रगड़ा। यह एहसास एकदम प्योर सेंसेशन था। उसके अंदर से एक गहरी आह निकली और अगले ही सेकंड मैंने महसूस किया कि उसने एक ही झटके में मेरी अंडरवियर फाड़ दी। मैं हाँफ उठी। यह एक्शन एक ही समय में रफ और एक्साइटिंग था और मुझे लगा कि मैं लीक हो रही हूँ। और फिर मैंने उसे महसूस किया। उसकी उंगलियां आखिरकार मेरे गीले हिस्सों को सहला रही थीं और एक्सप्लोर कर रही थीं। मेरे कानों में एक भिनभिनाहट हो रही थी। मैं कुछ देख नहीं पा रही थी, कुछ सुन नहीं पा रही थी, सिवाय इसके कि वह मेरे साथ क्या कर रहा है। मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। मुझे उस बेहिसाब इच्छा के अलावा कुछ भी याद नहीं था जो वह मेरे अंदर जगा रहा था।
उसके होंठ मेरे मुंह पर वापस आए और उसने मुझे जोर से किस किया। उसने मेरे शरीर के अंदर कहीं गहराई में किसी सख्त जगह पर दबाया और मुझे लगा कि मेरे पूरे शरीर में बिजली का एक जबरदस्त झटका लगा। उसके दांतों ने मेरे निचले होंठ पर काटा और मैं जोर से चिल्लाते हुए डिस्चार्ज हो गई। जो ऑर्गेज्म मेरे अंदर से गुजरा वह अब तक का सबसे तेज था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया है। मैं फिजिकली इतनी थक गई हूँ कि मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रही हूँ। मैं उसकी बाहों में बेजान पड़ी हूँ जबकि वह मेरे ऊपर मेरी ड्रेस ठीक कर रहा है। फिर वह बस मुझे कसकर पकड़ लेता है, मुझे अपनी गर्मी देता है। मैं धीरे धीरे होश में आती हूँ। सेक्सुअल नशा मेरे दिमाग से उतर रहा है। ये सब क्या हुआ? मैं एक अजनबी की बाहों में आ गई जो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। और मैंने ज्यादा विरोध भी नहीं किया। मेरे शरीर ने मुझे सबसे अपमानजनक तरीके से धोखा दिया। ये बात कि ये सब एरॉन मिज़राही के साथ हुआ, इसने इसे और भी बुरा बना दिया। वह आदमी एक घमंडी बदमाश है, शायद एक आतंकवादी है, और उसने पूरी शाम मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के बीच झगड़ा करवाने की कोशिश की। हे भगवान, मेरा बॉयफ्रेंड पुनीत! उसने कहा था कि वह मेरे कॉल का इंतजार करेगा। और क्या इस सब के बाद भी मेरा कोई बॉयफ्रेंड रहेगा? इस समय मुझे बस शर्म और गहरा पछतावा महसूस हो रहा है। और बस ऐसे ही उस जबरदस्त ऑर्गेज्म के साथ मेरी गहरी चिंता वापस आ गई है। पुनीत मेरे लिए एक बेहतर जिंदगी का मौका है, झुग्गियों से बाहर की जिंदगी। मैं इसे खराब नहीं कर सकती, सिर्फ सेक्सुअल मजे के लिए नहीं। क्या एरॉन इस बारे में अपना मुंह बंद रखेगा? मैं उस पछतावे से निपटना नहीं चाहती जो मुझे अपने अंदर महसूस हो रहा है। तो मैं उसे चेतावनी देने ही वाली थी जब उसकी गहरी आवाज ने चुप्पी तोड़ी। अब वह एक असली आह थी। क्या तुमने मजे किए प्रीति कुमारी?